आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी जानते हैं कि पीजीटी के कुछ एग्ज़ाम्स जो थे वो हो चुके हैं और कुछ अब मई के महीने में और मैक्सिमम जून के महीने में होना जो है वो अब पेंडिंग है। और जिस तरह का रिस्पांस आपने मुझे पहली वीडियो में दिया था पीजीटी का, सो वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और उसी रिस्पांस के चलते मैंने आज क्या किया है कि मैंने आपके तीनों पेपर्स निकाल लिए हैं और मैंने कल ये पेपर्स खुद सॉल्व किए हैं। मैंने यहाँ पे पीजीटी हिंदी का पेपर निकाला, उसको सॉल्व किया। फिर मैंने यहाँ पे आपके पीजीटी जो ये वेटनरी का ही हुआ था सारा सेम सिलेबस पे, वेटनरी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, जैसे डेयरी से रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट से ज़्यादा थे। और तीसरा जो था आपका जो फिज़िक्स का पेपर था वो भी मैंने यहाँ डाउनलोड करके सॉल्व किया। और हिंदी पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, हिंदी पोर्शन मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी। ये वीडियो का एम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि देखिए जब भी हम पेपर की तैयारी करते हैं और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं समझते हैं तो हमको ये भी समझ नहीं आएगा कि आने वाले पेपर्स में क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की चाबी है जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होती तो मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या थीम पकड़ती, इकोनॉमी में कौन सी थीम पूछी जा रही है, हिंदी में इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी थीम पकड़ी जा रही है, पॉलिटी में हिमाचल प्रदेश के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, मैं वो पढ़ती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। आप सब जानते हैं पेपर 1 की ही डिस्कशन होगी, पेपर 2 सभी का अपना अपना स्पेसिफिक पेपर है जिसकी आप तैयारी भी करते हैं। तो हम सब अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेपर 1 तो वहाँ पे बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होगा सभी एस्पिरेंट्स ने कि किसने ज़्यादा तैयारी की है और उसी का सिलेक्शन होगा। आज के समय में जब हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट दर आप सभी जानते हैं 4% है। मैंने कितनी बार अपनी स्पेसिफिक वीडियोस में बार बार ये कहा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। सेम क्वेश्चन मुझे कल यहाँ आपके इसमें से एक पेपर में दिखने को मिला कि हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, क्योंकि वो ट्रिब्यून की न्यूज़ थी और क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे थे, तो चाहे ऑपोजिशन है चाहे रूलिंग पार्टी है, सभी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स से टच में हैं और अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, या तो आप ट्रिब्यून अखबार पढ़ लीजिए या गिरिराज वीकली पढ़ लीजिए। ये दोनों भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो हिमाचल प्रदेश का जो करंट है उससे ज़्यादा आपको बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस, है ना, लेट्स बिगिन दिस। मैं पहले मेरे पास यहाँ पे आपका पीजीटी हिंदी का पेपर है, इसको निकालते क्योंकि काफ़ी मुश्किल था। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये लग रहा था कि थोड़े हाई लेवल का पेपर आ गया है, मतलब आई कैन कंपेयर सम क्वेश्चंस टू एचपीएएस कि वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। एक सलाह आपको मैं देना चाहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर एक टर्म आती है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज़ राइट, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर लिखा क्या है। कई बार जल्दी जल्दी में हम ये पूछते हैं कि हमसे सही क्या पूछा है, लेकिन कई बार गलती हो जाती है और इनकरेक्ट पूछा होता है और हम अपना आंसर कुछ और लगा देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। क्योंकि पीजीटी में मैंने देखा कि नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर एम्परर जहांगीर कांगड़ा कैंपेन। उसने ताजुकी जहांगीरी में लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। तो आप देखते जाओ कि रूलर्स की ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताजुकी जहांगीरी जो है वो इसने खुद लिखी है। दूसरा इसमें लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो नगरकोट है, नगरकोट का मतलब है कांगड़ा का फोर्ट, उसको सीज किया था। अगर आप मेरे कांगड़ा के लेक्चर्स आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आज ही ओशिन्स कॉर्नर पे, जो कि मेरा चैनल है यही, इसी पे जाएं और हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा निकालना। वहाँ पे मैंने ये पूरा डिस्कस किया है कि मुगलों के समय में हिल्स के जो राजा थे, मतलब हिमाचल के जो राजा थे, उस समय उनके बीच में क्या रिलेशन थे। तो जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ नगरकोट है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी जो एक किताब थी उसमें ये लिखा था कि जो ज्वालामुखी है वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, आप सब जानते हैं, वहाँ 1300 किताबें पाई गई थी। मैक्सिमम बुक्स को वो अपने साथ ले गए थे और पर्शियन भाषा में उसकी ट्रांसलेशन की थी। ये सब लिखा हुआ है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, मैं ये आपको ये बताना चाह रही हूँ। ये आपको जो क्वेश्चन है इसकी थीम पकड़िए, ये बेसिकली आपको मुगल
और हिल्स के जो राजा है उन दोनों के बीच के रिलेशन जो है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये आपको ये टॉपिक जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और साथ में इससे मुझे पता चलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में कांगड़ा की हिस्ट्री जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसको पढ़िए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग रखा हुआ है कि आपको जस्टिस मैच करने थे। जस्टिस हम सब ने सिर्फ इन्हीं का नाम सुना हुआ है, मिसेस लीला सेठ का, क्योंकि वो पहली हमारी हिमाचल की चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की, और उससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी थी, लेकिन हिमाचल की वो पहली चीफ जस्टिस थी और इसीलिए हमको ये पता था। अगर आपको ये पता था तो आप बी को मार्क कर देते और ऑटोमेटिकली बाकी भी निकल आते। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पहले रहे, जैसे पहले गवर्नर जनरल कौन रहे, तो आप सभी को याद होगा वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह लिखते हैं हम। पहले चीफ कमिश्नर कौन रहे, तो NC मेहता रहे। डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन रहे, तो ई मून करके थे, है ना, पैंडरन मून समथिंग, ई मून करके थे। फर्स्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहली विमेन लेजिस्लेचर कौन थी। ये सब चाहे इंडिया के कंटेक्स्ट में है, पर यहाँ हिमाचल के बारे में बात करते तो आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से पढ़ेंगे आप? दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुझे नहीं समय लगा कभी इसको करवाने का, समय लगेगा तो मैं करवाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक HPS, अलाइड, सब इंस्पेक्टर, PGT हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी वहाँ पे इस टॉपिक को आपको जल्द से जल्द मैं पढ़ाऊँ। पर मैं आपको बता दूं, ये आपको अगर आपको ढूंढना है तो ये BA के सेकेंड या फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, BA के आर्ट्स के। वहाँ पे आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश बड़ी अच्छी की हुई है। मेरे पास बुकलेट थी, उस बुकलेट को भी PDF में कन्वर्ट करने का अभी तक मौका नहीं लगा है। मैं एक क्लास इसके लिए रखूंगी जल्द, तो मैं आपको बता रही हूँ ये वहाँ से आया है। तीसरा था परसेंटेज ऑफ फ्लोरा फौना एंडेमिक हिमाचल प्रदेश। अब आप बोलेंगे ये इस प्रश्न कहाँ से आ गए? मोस्टली ऐसे प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश का जो रेन फेड एरिया है वो कितना है, मतलब हिमाचल प्रदेश बारिश पे कितना निर्भर करता है, एक ये क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि वो 80% के अराउंड करता है। दूसरा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग कितनी है, तो ये मार्जिनल और स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये प्रश्न बार बार आपको इकोनॉमिक सर्वे में से पूछे जाते हैं, हर बार सर्वे में से। अभी आप इन तीनों पेपर में एक चीज़ एनालाइज करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे इस साल का नहीं बल्कि पिछले साल का भी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको डबल श्योर होने के लिए ये बोलूँगी, मैंने अपने ही चैनल पे पिछले साल का भी इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कवर किया है और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी कवर किया है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आई थिंक वो 90,000 के आसपास उसके व्यूज़ जो हैं वो आ गए हैं। इससे ये प्रूव होता है कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप उसको तवज्जो दे रहे हैं। पर पिछले साल का सर्वे भी आप पढ़े तो फ्लोरा की स्पीशीज का परसेंटेज जो है लगभग 95% है। तो ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं। हो सकता है अगला पेपर जो PGT का हो, जैसे मई में है, अभी शायद 12 मई को है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसीलिए बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द की टू द फ्यूचर। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए कि इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश कौन से सिस्मिक जोन में पड़ता है। तो हम सब बहुत, जो भी बच्चा तैयारी करता है सीरियसली, उसको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 4th और 5th सिस्मिक जोन में पड़ता है। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो कांगड़ा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बार बार लिखा है कि 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत लोगों की जान गई थी और प्रॉपर्टी को भी और बाकी चीज़ों को भी नुकसान हुआ था। उसके आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, चाहे वो हेलियोस की किताब है, चाहे वो जोगटा की किताब है। ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वाला रीजन जो है वो आपका जोन 5 में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश पूरा ही अगर मैं बताऊँ तो जोन 4 और जोन 5, जोन 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। 5 का मतलब है एक्सट्रीम, मतलब वल्नरेबल है। तो ऊना वाला एरिया, कांगड़ा वाला एरिया, मंडी वाला एरिया, ये सारा आपका जोन 4 और 5 में पड़ता है। यहाँ अर्थक्वेक की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है जी। तभी आप देखेंगे कि मंडी वाला एरिया या कुल्लू के साथ लगता हुआ एरिया ये ज़्यादा प्रोन है। जैसे ही बारिशें आती हैं या कुछ आता है, डिजास्टर आता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड यही एरियाज होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे इसमें, तो इसमें लिखा है कि 52 से 56 के बीच में हिमाचल प्रदेश ने ऐसे कौन से लॉ लाए जिससे कि सोशो इकोनॉमिक चीज़ों को इम्पैक्ट पड़ा। बहुत सारे लॉज गिवन है, मैं की टर्म पकड़ती हूँ यहाँ पे, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट।
सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमिक चीज़ों को इम्पैक्ट करे। तो वैसे तो बहुत सारे लॉज थे, लेकिन ऊपर लिखा है हिमाचल प्रदेश अबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो जैसे ही लैंड रिफॉर्म मैंने पढ़ा, मैंने कोई ऑप्शन नहीं देखना, मैंने उसको टिक करना है। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया था कि बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उनसे ज़मीन लेकर गरीब लोगों को दी गई थी जो लैंडलेस थे, और अमीर लोगों पे एक सीलिंग लगाई गई थी। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश सीलिंग एक्ट भी आया, इसमें सीलिंग लगाई गई थी, भाई इतनी ही ज़मीन आप रख सकते हैं। तो यही तो है लॉ जो लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो इस प्रकार से जो है आपको थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। लेकिन फिर अगेन इन पेपर्स में कॉमन सेंस से ज़्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और रट्टा बोलूँगी मैं साफ शब्दों में, तो ये हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का कंपोनेंट है। फिर बता रही हूँ मैं, जोगटा और हेलियोस की किताब काफ़ी है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप बोलेंगे मैम बलोखरा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने बलोखरा नहीं पढ़ी। चलिए, अगला इसमें क्वेश्चन था कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे दूसरा ही पता है कि श्रीखंड महादेव, कई बार टीवी में देखा, कई बार यूट्यूबर्स जाते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा। क्या कभी आपने सुना कि श्रीखंड मूर्ति जो है वो सोने की है? तो ये गलत लग रहा है, ये गलत है। बाकी मुझे कोई नहीं आते, आप छोड़ दो इसे। तो ये कॉमन सेंस से सवाल जो होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए फिर से कांगड़ा और मुगल का रिलेशन आ गया कि कौन सा राजा था ऐसा मुगलों का जिनके समय में एक नई कल्चरल आइडेंटिटी जन्मी है जो हिल्स को ट्रैवल की है। तो इट्स नन अदर देन अकबर। अकबर के बारे में आप सब पढ़ते हैं कि अकबर पेंटिंग खुद भी किया करते थे, है ना। अगर आपने जोधा अकबर देखा है तो वो पेंटिंग भी किया करते थे, और वो आर्ट के भी लवर थे। और क्योंकि उनकी जो वाइफ थी जोधा भाई या हरका बाई, है ना, हीर कुंवर के नाम से भी प्रसिद्ध थी, तो वो उनका इम्पैक्ट जो है वो दिखने को मिला। इसीलिए अकबर ने राजपूतों के साथ भी रिलेशंस अपने बहुत अच्छे रखे थे, और मुगल राजपूत रिलेशन हम अपने भी यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। बट फिलहाल आपके लिए यहाँ हिमाचल स्पेसिफिक में मुगल और हिल्स के राजा का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आंसर था इसमें अकबर। अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश में, जैसे मैंने कहा हिमाचल प्रदेश के फैक्ट्स सर्वे और बजट में से आते हैं, कितना प्रतिशत एरिया जो है वो रेनफेड है। तो हम जानते हैं 80%, रट्टा मार लो इसको, 80% है। और इसमें लिखा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सर्वे खोलना और वहाँ पे आपको शुरू में टॉपिक्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश आपको पता है चेरापूंजी में होती है। ओके, लाइट चलेगी, इट्स ओके, दिख रहा है। चेरापूंजी में होती है, और चेरापूंजी के बाद जो बारिश होती है वो आपके धर्मशाला में होती है। तो कांगड़ा इसका आंसर था कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। कांगड़ा के बाद आपका चंबा में होती है, और तीसरे नंबर पे सिरमौर था। ये डेटा मैं कोई अपने आप नहीं बना रही हूँ, ये जो डेटा है वो साक्षात डेटा जो है वो आपको दिया हुआ है किसमें, सर्वे में। जाके देखो ज़रा पिछले 2 साल का सर्वे, इस साल का और लास्ट ईयर का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अरेंज करने को आ गया। अरेंज करने में बोला है फ्रूट प्रोडक्शन। सर्वे के आगे बढ़ना, वहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन दी होती है मेट्रिक टन में, कि सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन कहाँ होती है। तो सबसे कम कहाँ होगी, ठंडे इलाके में। तो किन्नौर को अगर आप लास्ट ऑप्शन करेंगे तो भी आपका आंसर निकल सकता है। और फिर उसके बाद किन्नौर सबसे कम, थोड़ा सा ज़्यादा उससे कुल्लू, और कुल्लू से भी ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन आपको मंडी में दिखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो आपको शिमला में है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर बोला हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम, फिर बड़ा, बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, आगे अगर आप बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी वीडियो सुनते हैं, तो मैं डालती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप ट्रिब्यून या गिरिराज वीकली से फॉलो कर सकते हैं, एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश को ज़रा बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, नेशनल इनकम के बारे में सवाल आया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकम बनाती है, इनकम दिखाती है या इनकम को कैलकुलेट करती है। तो ये आपकी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, CSO, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स में होती है ये, और यही आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। ये टॉपिक कौन से टॉपिक है, ये आपकी इकोनॉमी के जनरल टॉपिक्स है। अगर आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो जो सोर्स मैंने फॉलो किया था वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ जो बच्चे देख रहे हैं वो किसी एक पेपर की तैयारी तो कर नहीं रहे, वो सभी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। ओके, द लाइट इज बैक। तो आप क्या करेंगे कि आप ओके, आपके कहने पे मैंने लाइट भी ले ली है,
बट आई हैव टू ऑन इट. एक सेकेंड. ओके, यू आर बैक. ठीक है, सॉरी. ये इकोनॉमी के वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे नीति आयोग के मेंबर्स पता होने चाहिए कि एक समय में बहुत इंपॉर्टेंट था. आरबीआई का पता होना चाहिए, आरबीआई की बॉडीज़ का पता होना चाहिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए, जैसे हमने भी बात करी. इसमें आपको 5 ईयर प्लान का पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता क्या पढ़ना है इकोनॉमी में, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने मृणाल की जो वीडियोस है वो फॉलो करी थी. आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो मृणाल की वीडियोस आपको वहाँ दिखने को मिलेंगी, और वहाँ पे बहुत अच्छे से इकोनॉमी के बेसिक्स कवर किए गए हैं. 5 ईयर प्लान ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगला जो मेरे ख्याल से क्वेश्चन है आगे इन पेपर में है या आपके 2 पेपरों में है, वहाँ मैच करने को आया हुआ है कि भैया 11वां 5 ईयर प्लान कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट. हर एक 5 ईयर प्लान अब तो बंद हो चुके हैं. हर एक 5 ईयर प्लान का एक थीम होता था. जैसे कि 11वां 5 ईयर प्लान था, जब मुझे याद आ रहा है, उस समय एक ही बात होती थी, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सभी का विकास. जो लास्ट में है लाइन में, उसका भी विकास. जब 12th की 5 ईयर प्लान की बात हुई तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ में बदल गया था. आपको 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, उसकी थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईयर भी इंपॉर्टेंट है. कौन सा 5 ईयर प्लान कब तक चला था. पहले जो प्लानिंग होती थी वो प्लानिंग कमीशन करता था, ये हम सब पढ़ते हैं. प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ऊपर से नीचे डायरेक्शंस दी जाती थी, और अब फिर नीति आयोग का विकास हुआ 2015 में के आसपास. और नीति आयोग ने नीचे से ऊपर अप्रोच, जिसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि स्टेट्स बताएंगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और फिर अपना प्रपोजल सेंटर को भेजेगी, तो फिर वहाँ फिर जाके आपकी प्लानिंग होगी. इसको बोलते हैं बेसिकली हम बॉटम अप अप्रोच. तो ये आपको पता होनी चाहिए. थीम मैंने बता दी. अगला क्वेश्चन ही था 32वां. 9th ईयर प्लान, 10th प्लान, 11th प्लान, 12th प्लान. ऑप्शन ए था इसमें आंसर. ठीक है, ये देख लीजिएगा. अगला क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में से आ गया. जो बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ. पॉलिटी का अलग, आईआर का अलग, इकोनॉमी का अलग, अपॉइंटमेंट्स अलग, अवार्ड्स अलग, क्योंकि ऐसे हॉच पॉच करके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाएंगे. तो इसमें लिखा है कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट सार्क की कहाँ है. ठीक है, सार्क अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या सॉल्व करेगा. सार्क बेसिकली एक बॉडी है जिसके कुछ कॉमन गोल्स हैं ऑन, और सबसे बड़ी आयरनी कि इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर्स हैं. हर बार जब भी सार्क मिलता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच नहीं करती, और मीटिंग जो है वो अक्सर देखा गया है कि किसी डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाती. तो कई बार सवाल मेंस में ये भी दिखने को मिलता है कि क्या सार्क आज भी रेलेवेंट है, तो जवाब है हाँ. क्योंकि अगर 2 देशों में लड़ाई हो रही है और जवान मर रहे हैं, है ना, और टेररिज्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो भारत तो नहीं करता है. भारत तो ज़ीरो टेररिज्म पॉलिसी लेकर आता है कि कोई टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तो एक डायलॉग का फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पाकिस्तान को या कोई देश अगर ऐसा कर रहा है, जो कि यूजुअली करता है, तो उसको वहाँ पे क्वेश्चन किया जाए, अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते. तो सार्क का रेलेवेंस आज भी है. ठीक है, आज भी है. एक डायलॉग है जो बंद नहीं होना चाहिए. इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू में है. काठमांडू नेपाल में है, प्लीज़ याद रखिएगा. कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे ब्रिक्स, है ना, जिसमें कि दिस इज ब्रिक्स स्टैंड फॉर व्हाट. दिस इज योर रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और बी से ब्राज़ील है. और ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग इकोनॉमीज़ इसमें मैच हुई हैं. ये मैं आप लोगों को ना बढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को अलग वीडियो लाऊंगी जहाँ पे ट्रिक्स मैंने बनाई हैं कैसे याद रखेंगे कौन सी कंट्रीज है. बट फिलहाल इतना ही बता देती हूँ. अगला क्वेश्चन बीम स्टैक पे है. बीम स्टैक का भी मतलब यही है कि दिस इज़ योर बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट एंड कॉपरेशन. बेसिकली इसका आई थिंक ट्रांसपोर्ट नहीं, इट शुड बी टेक्नोलॉजी एंड कॉपरेशन. बीमस्टैक भी ऐसी ही बॉडीज़, ऐसी ही कंट्रीज़ का एक समूह है जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग होती है. और बीमस्टैक में भी कौन कौन से मेंबर्स हैं ये भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इसमें ये पूछा था कि इसमें से बीमस्टैक का मेंबर कौन नहीं है। तो बीमस्टैक के बारे में चलो मैं आपको फटाफट यहाँ बता देती हूँ। बीमस्टैक का फॉर्मूला है बीमस्टैक भूलना नहीं। बीमस्टैक में जो बी है दैट इज़ बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, देन यू हैव भूलना नहीं में बी से भूटान और न से नेपाल। तो बीमस्टैक भूलना नहीं, ऐसे आप कंट्रीज याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया इसका पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अगला इसमें लिखा है ब्रिक्स। 3 क्वेश्चंस, तीनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी के बारे में। पहले सार्क के बारे में आज ही जाके देखो कौन सी कंट्रीज है। बीमस्टैक के बारे में आज ही जाके देखो कौन सी कंट्रीज है। और तीसरा आपका ब्रिक्स, ये बेसिकली ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया है जो कि शंघाई में, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर शंघाई में है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन था अभी 2023 में 4 नए मेंबर्स ब्रिक्स में। ऑलरेडी आपके कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं, और 5 मेंबर्स के साथ में 4 मेंबर्स जो हैं वो और इसमें इंक्लूड नए कर दिए गए हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों ही सही है। इट इज़ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और यूथोपिया। इसको रट्टा मार लो, क्योंकि अगला जो पेपर हो सकता है उसमें ये सवाल जो है पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं कि ब्रिक्स के मेंबर्स कौन है। HPAS में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में से है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो कि आप जानते हैं चाइना का ही एक इनिशिएटिव है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये इंडिया का इनिशिएटिव है? नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का इनिशिएटिव है। और चाइना क्या चाहता है कि चाइना लैंड के ऊपर और मैरीटाइम के ऊपर, ये दोनों चीज़ों के ऊपर एक ऐसी एक रिंग बनाए, एक ऐसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं इसको। आप देखेंगे, अगर आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फिनोमिनन स्टडी करेंगे आज जाके, तो आप देखेंगे कि इससे इंडिया को कितना खतरा है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं, उनमें मैरीटाइम यानी पानी के थ्रू और कॉरिडोर्स बनेंगे, लैंड के ऊपर रोड कॉरिडोर्स बनेंगे, और हर तरीके का जो है इसमें डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इंडिया जो है इसका विरोध करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहाँ से जो इंडिया की लैंड है वहाँ से इनका जो है काफिला जो है वो गुजर रहा है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहाँ से गुजर रहा है, और इंडिया जो है वो उसकी कड़ी निंदा करता है। अगर आपने करंट अफेयर्स में ये एक एरिया पढ़ा होगा जो कि आपका जो कश्मीर है ऊपर, तो एक जिनजियांग एरिया है ना, जिनजियांग बोलते हैं शायद उसको, जिनजियांग एरिया, तो वो पढ़िएगा ज़रा एक बार। वहाँ से ये गुजर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, इंडिया की लैंड है, वहाँ से गुजर रहा है। तो ये हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका बिल्कुल ही विरोध है, इसीलिए इंडिया इसको विरोध करता है। चाइनाज मैरीटाइम सिल्क रोड ऑल्सो पुशेज इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एट सी। बिल्कुल सही है, दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, ये बोथ आर करेक्ट। अगला इसमें क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी की तरफ आता है। पॉलिटी में लिखा हुआ है कि इसमें से फेडरल पॉलिटी क्या है। तो इसमें एक लाइन पढ़िए कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप देखेंगे तो 1993 के बाद आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि 1993 तो सॉरी हिमाचल में है पंचायती राज। अगर आप इसमें देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो आप देखेंगे आफ्टर द कमिंग ऑफ पंचायती राज व्हाट हैज़ हैपेंड दैट इधर यहाँ पे देर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अब 3 टियर गवर्नमेंट हो चुका है। यू हैव पंचायत्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज, देन यू हैव स्टेट्स एंड देन यू हैव अ यूनियन। तो ये काफ़ी हद तक गलत है, दिस इज़ नॉट ट्रू। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। पॉलिटी में प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, नंबर 1 इज़ योर प्रियम्बल। प्रियम्बल में से सवाल बनेगा, हो सकता है आपको अगले पेपर में दिखने को मिल जाए कि सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जो है वो आप लाइन में लगाएं कि पहला क्या लिखा गया है प्रियम्बल में, क्या सीक्वेंस है। किस चीज़ की लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस चीज़ की इक्वालिटी है ना, तो ये सब आपको प्रियम्बल में दिया गया है। एक बार प्रियम्बल में पढ़ लो, प्रियम्बल की अडॉप्शन की डेट पढ़ लीजिए आप, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी, 11 हैं, एक बार वो पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 32 एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको कहा था कि ये दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ से रेमेडी मिल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आप क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो आप इलेक्शन से संबंधित पॉलिटी में क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आजकल हमसे पूछा जा रहा है कि एब्सेंटी वोटर्स कौन से हैं। एब्सेंटी वोटर्स का मतलब है जो कि बूथ में आके नहीं करेंगे, पोस्टल बैलेट से बेसिकली वोटिंग करेंगे। तो इसमें एब्सेंटी वोटर्स में वो लोग आते हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, इसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग आएंगे। कोविड-19 का अगर किसी को है तो वो भी बेसिकली घर से ही वोटिंग करेंगे। देन सीनियर सिटीजन्स में से भी 85 प्लस है इस बार, पहले कुछ और था, नाउ दिस इज 85 प्लस। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो भी घर से ही वोटिंग कर सकता है। और लास्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग है तो वो भी घर से वोटिंग कर सकता है। इसको बोला जाता है एब्सेंटी वोटर्स। ये 4 कैटेगरी है जिससे कि इस बार पोस्टल बैलेट से घर से ही वोटिंग होगी, ऑफिशियल्स घर आएंगे वोटिंग करवाने। तो इलेक्शन से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें दिखने को मिलेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन आगे ये भी एक पेपर में आया हुआ था कि आपके पीजीटी में ही कि कौन से ईयर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई थी। तो वो 2007 का समय था और धूमल जी उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे और माननीय वीरभद्र जी जो थे उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। और उस समय में था कि जब सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है वो चुन के गई थी। आज विधानसभा में केवल एक महिला है, आप लोग जानते हैं, और वो बीजेपी से है, और एक ही महिला जो है इस समय विधानसभा में है। तो ये भी एक बड़ा चिंतन का विषय है कि महिलाएं कहाँ हैं, है ना। रसोई में है, महिलाएं टॉप कर रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। लड़कियां 10th में टॉप कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, +2 में टॉप कर रही हैं, ग्रेजुएशन में भी लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होती है। लड़के इतने नहीं होते, इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है ये आप ज़रा सवाल करें। और अगर माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के भविष्य को ऐसे मत बर्बाद कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई करके उन्हें इतना काबिल ज़रूर बनाएं कि अपनी 2 रोटी वो खुद कमा सके और बाकियों के लिए भी। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको पॉलिटी के बारे में बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सवाल अगला इसमें जो क्वेश्चन आ रखा हुआ है वो आ रखा हुआ है हिस्ट्री में, प्लीज़ मार्क कर लीजिए। हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए, चाहे 1857 में या ल्यूसेंट से भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको इसमें गिवन है चीज़ें छोटी छोटी। 1857 में जो लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो कौन से एरिया से बिलोंग करते थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1857 के बाद हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है आपका द टाइम ऑफ 1900s। ये वो समय है जब गांधी जी का अफ्रीका में चल रहा था, है ना। तो अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म था, वहाँ क्या था और कौन कौन से रेजोल्यूशन पे काम किया गांधीन स्टडीज़ में, वो इम्पॉर्टेंट है। 1907 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था एक बार ज़रा वो भी देखिएगा, सूरत में क्या हुआ था। 1915 इम्पॉर्टेंट है, होम रूल लीग, वहाँ पे एक तरफ तिलक है और उनके साथ में एनी बेसेंट है। होम रूल लीग ने क्या किया था इसको देखिएगा। 1920 आ जाइए, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। उसी समय गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनाकर क्या किया था। और उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम से नीचे गिर गया तो 1922 का आप सभी जानते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें कुछ पुलिस वालों को इंडियंस ने आग लगा दी थी, चौरी चौरा इंसिडेंट। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए थे। उसके बाद 1930 इंपॉर्टेंट है, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, जो कि डांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से। फिर उसके बाद 1942 इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, करो और मरो का नारा, डू एंड डाई, ये बॉम्बे रेजोल्यूशन भी कहलाया था। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये वो टाइम फ्रेम्स है जो इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, अगर आपको सवाल देखने को आ गया तो आप क्या करेंगे, तो ये आपको लाइंस है, टाइम फ्रेम है जो आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ने हैं, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है वो परमानेंट सेटलमेंट में आता है। हिस्ट्री में और क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको एक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है आपका 1892 का एक्ट। आज ही जाके देखिए कौन सा चार्टर एक्ट है ये। 1892 के बाद उसमें क्या हुआ था ये देखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है आपका उससे पहले एक 1861 का भी एक्ट है, उसको भी देखिएगा। चार्टर एक्ट कहा जाता है इसको। चार्टर का मतलब है जो क्वीन के कलम से लिखे गए हैं वो चार्टर एक्ट्स है। उसके बाद 1900 में आप आ जाइए और 1909 के रिफॉर्म्स,
उसके बाद 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी आधार माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले एक्ट्स। इनको इसीलिए देखिएगा, इनमें क्या क्या हुआ था ये आपके अगले पेपर का टॉपिक बन सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। टाइप ऑफ सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, मालवाड़ी सेटलमेंट क्या था, रेवतवाड़ी सेटलमेंट क्या था। परमानेंट सेटलमेंट आप जानते हैं बेसिकली ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। लैंड रिफॉर्म तो नहीं कह सकते कि लैंड में से रेवेन्यू कैसा निकालना है। बंगाल और बिहार जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरियाज थे वो आपको परमानेंट सेटलमेंट में रखे गए। वहाँ का रेवेन्यू जो है कितना लेना है, डायरेक्टली लेंगे ये सब जो है परमानेंट सेटलमेंट में बताया गया, या जमींदार के थ्रू लेंगे। रेवतवाड़ी में क्या था, मालवाड़ी में क्या था, ठीक है। ये सारे के सारे सेटलमेंट आज ही पढ़िएगा। पंजाब वाले एरिया में मालवाड़ी सेटलमेंट था और एक वहाँ पे बंदा अपॉइंट किया गया था सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू इकट्ठा करने आता था। रेवतवाड़ी यूजुअली आपका जो ये नीचे साउथ का एरिया है वहाँ के लिए था, मद्रास वगैरह। तो इसमें सवाल था कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। इसी से अगली बात, हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, आप उनके बारे में पढ़िएगा और उनका क्या योगदान रहा है। जैसे कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 वाले कर्जन, 1905 वाले कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगले जो प्रश्न आ जाते हैं वो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर में ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि क्लॉडिया गोल्डिन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस टू वर्क ऑन। तो यहाँ ये नहीं पूछा है, लेवल देखिए आप क्वेश्चन का, कि यहाँ ये नहीं पूछा है कि किसको नोबेल प्राइज 2023 मेडिसिन में दिया गया। सवाल ये है कि क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया, बता दिया, और ये भी बता दिया गया कि इकोनॉमिक साइंस में दिया गया। अब ये बताएं कि उसने किस पे काम किया। तो अब आप ये बता दें मुझे कि आपको तैयारी कैसी करनी है। दिस इज़ नॉट ईजी, टफ हो गया है कॉम्पिटिशन हमारे टाइम में। अब ऐसा ही मान लो कि 3-4 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था जितना अब है, ठीक है। मैंने अपना एग्ज़ाम 2021 में दिया था, लास्ट पेपर जो मैंने दिया था HPS का, और अब 22, 23, 24 देख लिए, 24 हो रहा है। तो मैं मानती हूँ कि दिन प्रतिदिन हर एक पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो आंसर था वो ये था, विमेन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी रोल इन लेबर मार्केट। मैं आपको आगे ज़रा बताऊंगी अगले पेपर में इनफैक्ट कि किन किन को नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला हुआ है। वेट, मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे वीडियो का सेकंड पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा तो हो ही चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको फिर एक बार आप याद ही कर लो कि नोबेल प्राइज़ इस साल कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। क्या पता इसी में हो। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे पेपर में देख लेंगे। तो मैं ये बता रही थी कि नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के, और इनफैक्ट पिछले साल के भी देख लेना, थोड़े बहुत नज़र मार लेना एक बार, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। पीस का किसको मिला है, ठीक है, इकोनॉमी का किसको मिला है, देन मेडिसिन का किसको मिला है, देन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में किसको मिला है, ये आप ज़रा देखिए। इकोनॉमिक्स में तो मैंने आपको बता दिया, क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। ये माइक भी ढीला है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें अगेन सवाल आ रखा हो कि प्रधानमंत्री इंडिया टेकेड विजन एम्स एट मार्किंग इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन